नेहा, अगर आप सेंसेक्स के आंकड़े दिखा देंगे, क्योंकि देखिए जो शुरुआती उछाल के साथ हम देख रहे हैं बाजार को खुलता हुआ, वो एक संकेत दे रहा है कि शायद बाजार भी ये समझ रहा है कि अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो बहुत पॉपुलिस्ट ये बजट नहीं होने वाला है। एक और चीज जिस पर चर्चा बहुत होगी वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। इस पर जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। नेहा, आप जैसे तैयार हैं मुझे इशारा कीजिएगा जल्दी से। आलोक जी, ओल्ड पेंशन स्कीम, जहां जहां आप इसी के भरोसे आपको लग रहा है कि जहां जहां राज्यों में कम से कम आपकी वापसी हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल इसी कारण से है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जब आप 15-15 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट हाउसेस का माफ कर सकते हैं टैक्स के रूप में, 30% से 20% पे आप कॉर्पोरेट टैक्स को केवल मात्र छोटे से पीरियड में ला सकते हैं, तो जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं उनको अगर पेंशन मिल जाए तो उसके कई तरह के फायदे भी हैं। पेंशन मिलने से उनकी हेल्थ के ऊपर भी इंप्रूवमेंट रहेगी, वो अपनी एजुकेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, कहीं पर और भी उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है और हमने शुरुआत की है। लेकिन वैट बढ़ा दीजिएगा और ओपीएस दे दीजिएगा, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जीएसटी में ले आइए ना पेट्रोल प्रोडक्ट्स को। फिर हिमाचल का आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया, वहां पर भ्रष्टाचार के माध्यम से करके आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हुआ कुछ नहीं। मोदी साहब की भाषण की एक रैली में देख रहा था, वहां पर धर्मशाला के अंदर जहां पार्किंग बनी थी, वो 6 साल पहले मोदी जी उस स्टेडियम का उद्घाटन करके आए थे, आज भी पार्किंग ही है। तो भ्रष्टाचार में जब आप डुबो देंगे तो कहीं ना कहीं इसका जवाब फिर नेहा के पास। देखिए, जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, समझना पड़ेगा कि दुनिया अब वो उस पेंशन स्कीम से हर लोग उससे हटके अब जो कंट्रीब्यूट, उसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, आपको सिर्फ जितने लॉन्जेविटी बढ़ गई, लोगों की जिंदगी बढ़ गई, तो सरकार पे खर्चा बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होता है उसको जरा देखा जाए कि सरकार के पास तो उतने ही रिसोर्सेज है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड हो, जो आप कंट्रीब्यूट करें उसके बेसिस पे आपका होगा। एक्चुअल वैल्यूएशन होता है तो आपको समझ में आता है कि कितना गैप, उसको भी ब्रिज करना पड़ता है सरकार को। इसलिए जरूरी है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो बेहतर है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वो बेहतर है और वही होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसका लाभ जो है आम नागरिक को भी होगा और ये सही है, ऐसा मुझे लगता है। जल्दी से नेहा के पास अब चलते हैं। नेहा, बाजार क्या कह रहा है? बाजार तो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है अंजना, लेकिन जिस बात को लगातार जफर इस्लाम जी टच भी नहीं करना चाहते, दरअसल कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जो कि बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। ये सीएमआई का डेटा है जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जारी किया जाता है और उसमें किस तरीके से सालाना अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। ये आप देखिए 2017 से लेकर अब फाइनेंशियल ईयर 2022 तक, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022 में 7.7% यानी कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर 2020 में, जबकि कोरोना आया था तब दिखाई दे रही थी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है, 7.7 दर पर ये पहुंच गई है, 7.7% पर। लेकिन क्या वाकई जो 10 लाख रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, जिसमें सिर्फ अभी तक 1.5 लाख रोजगार मुहैया हो पाए हैं? कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स पर ही निर्भर हैं, उन्हीं पर आश्रित है अंजना। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आज के बजट में कि क्या वाकई जो जीडीपी ग्रोथ है, जिसके बारे में कल भी इकोनॉमिक सर्वे में लगातार चर्चा की गई, क्या वो जीडीपी का आंकड़ा सरकार छू पाएगी 6.5% का 2024 तक, जिस साल चुनाव होने हैं? क्या ये आंकड़ा, जो कि आईएमएफ ने बताया है कि बहुत ज्यादा बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है, ये कहता है कि जो भारत है वो बेहद मजबूती से दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले आगे बढ़ रहा है, क्या ये वो आंकड़ा छू पाएगी सरकार या फिर नहीं?